वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके बड़ी भर्ती परीक्षा एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर आप भी इन बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो इस एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आंसर हैं तथा गत पिछले वर्षों में इन एग्ज़ामों में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी शामिल है दोस्तों। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों। आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलेगा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश, क्षेत्र या समुदाय की पूरी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, संरचना और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी देश, क्षेत्र या समुदाय की पूरी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, संरचना और व्यवहार का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से उत्पादन का गतिशील घटक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्न में से मजदूर हैं वो उत्पादन का गतिशील घटक है। कौन सा है उत्पादन का गतिशील घटक? मजदूर एक उत्पादन का एक गतिशील घटक है जो निरंतर कंटिन्यूटी चलता रहता है और उसमें अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन होता रहता है। ये एक मजदूर हैं जो गतिशील उत्पादन का एक घटक हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना है वो 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1967 के बाद हुई थी जिसमें प्रमुख उद्देश्य थे गरीब किसानों के हित के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन, खाद्यान्नों के परिसंचालन और बफर स्टॉक को सुरक्षित करना था और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज देना था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सरकार किस निकाय के परामर्श के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत की सरकार है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग निकाय के परामर्श के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग के परामर्श के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को निश्चित करती हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी 1985 को की गई थी। इसका पहले नाम था कृषि मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन था। लेकिन अब क्या है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1985 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, सरकार कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सरकार 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो निश्चित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम मूल्य होता है जिस पर सरकार फसल खरीदती है। वर्तमान में ये 25 फसल गेहूँ, धान, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्की इत्यादि प्रकार की 25 फसलें हैं वो सरकार है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में निश्चित करती हैं। अगला क्वेश्चन आप सामने, निम्नलिखित में से क्या आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्न में से बेस रेट हैं जो आरबीआई के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं है। बेस रेट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर है जिसके नीचे बैंकों को अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं है। इसकी शुरुआत है वो 1 जुलाई 2010 में हुई थी। किसकी? बेस रेट की शुरुआत आरबीआई के तहत प्रेषण के नियंत्रण में नहीं है। इसकी शुरुआत है 1 जुलाई 2010 में हुई थी। इसका मतलब नीचे से बैंकों को न्यूनतम या ग्राहकों को उधार देने की पैसों की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इसमें
क्या गरीब देशों की मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी इज करेक्ट। आईडीए है जो गरीब देशों की मदद करता है, अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक का हिस्सा है जो दुनिया के गरीब देशों को मदद करता है। इसकी स्थापना है वो 1960 में हुई थी। वर्तमान में इसके कुल 173 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 173। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। किसकी? आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो विश्व बैंक का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा में आखिरी अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत की मुद्रा में आखिरी अवमूल्यन है वो 1991 वर्ष में हुआ था। पहला है वो 20 सितंबर 1949 को हुआ था, दूसरा है 6 जून 1967 को, और तीसरा है वो 1 जुलाई 1991 को हुआ था। कितनी बार हो गया है? 3 बार हो गया है। पहला 1949, 1967 और तीसरा है 1991। 1 जुलाई 1991 को भारत की मुद्रा में आखिरी अवमूल्यन हुआ था। अगला क्वेश्चन, एसबीआई गिल्ड्स लिमिटेड प्राथमिक रूप से किस से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। एसबीआई गिल्ड्स लिमिटेड प्राथमिक रूप से सरकारी सुरक्षाओं के लिए संबंधित हैं। इसकी स्थापना है वो 7 मार्च 1996 को हुई थी। कब हुई थी? एसबीआई गिल्ड्स लिमिटेड प्राथमिक की संबंधित स्थापना वो 7 मार्च 1996 को हुई थी, जो सरकारी सुरक्षाओं के लिए प्राथमिक रूप से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थिति में नेट निर्यात ऋणात्मक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आयात निर्यात से अधिक होने पर इसी स्थिति में नेट निर्यात है वो ऋणात्मक होता है। किसके आधार पर? आयात और निर्यात से अधिक होने के कारण ऐसी स्थिति में नेट निर्यात है वो ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर खरीदारों के लिए वस्तु का दाम नहीं बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आयकर है जो खरीदारों के लिए वस्तु का दाम नहीं बढ़ाता है। आयकर का वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। जो आयकर है वो खरीदारों की वस्तु के दाम पर कोई दाम नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम है वो माइक्रो फाइनेंस से संबंधित हैं। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम गरीबों पर आधारित कार्यक्रम है। ये 1992 में शुरू किया गया था, जो माइक्रो फाइनेंस से कार्यक्रम से संबंधित हैं। कौन सा? स्वयं सहायता समूह बैंक एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम। निम्नलिखित में से क्या विकासशील देशों की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बड़े पैमाने पर तटीय क्षेत्र में काम कर रहे विकासशील देशों की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानकीकरण आईएसओ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संहिताबद्ध जोखिम प्रबंधन से संबंधित मानकों का एक परिवार बनने का इरादा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। आईएसओ 31000 है। कौन सा है? आईएसओ 31000 या आईएसओ 31000 है। कृषि संपदा और आय पर एक समिति ने 1972 में एक प्रगतिशील कृषि होल्डिंग पर एएचटी की सिफारिश की। इस समिति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। इस समिति का नाम है के.एन. राज समिति है। के.एन. राज समिति ने 1972 में एक प्रगतिशील कृषि होल्डिंग कर एएचटी की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम है वो गरीबी हटाओ नारों के साथ शुरू हुआ था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था।
अगला क्वेश्चन, सेंट्रल डक ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। सेंट्रल डक ब्रीडिंग फार्म है वो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना है वो 1991 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, लेसर और लेसी निम्नलिखित में से किसी बैंक और उसके ग्राहक के बीच एक रिश्ता होता है, कौन सा रिश्ता होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। लेसर और लेसी के बीच में बैंक और उसके ग्राहक के बीच एक रिश्ता होता है जो होता है सुरक्षित जमा लॉकर के बीच एक रिश्ता होता है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर केंद्र सरकार के वह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर केंद्र सरकार के वह निम्नलिखित में से योजना वह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति CFSA के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति CFSA के अध्यक्ष हैं वो राकेश मोहन थे। राकेश मोहन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग सेक्टर में CD अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बैंकिंग सेक्टर में CD अनुपात है वो कैश डिपॉजिट अनुपात है। क्या है? कैश डिपॉजिट अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, भारत में थोक मूल्य सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक है वो पहली बार 1902 में शुरू हुआ था या प्रकाशित हुआ था, जिसके तहत थोक मूल्य सूचकांक VPI कुछ चुनी हुई वस्तुओं के औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता था। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पहली बार 1902 में प्रकाशित हुआ था या शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेसल सेकंड समझौते का पहला स्तंभ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बेसल सेकंड समझौते का पहला स्तंभ है वो न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताएं हैं। बेसल समझौता जुलाई 2004 कब? जुलाई 2004 में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रमुख स्तंभ न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताएं हैं। अगला क्वेश्चन आप सामने, किरीट फारिक समिति किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किरीट फारिक समिति है वो तेल मूल्य सुधार से संबंधित थी। जो कमेटी है वो तेल मूल्य सुधार से संबंधित थी। कौन सी? किरीट फारिक समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए मौद्रिक नीति के तहत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। सरकारी खर्च हैं जो अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए मौद्रिक नीति के तहत नहीं आता है। सरकारी खर्च राजकोष के नीति में आता है, मौद्रिक नीति में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय है वो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, यूरियर बोर का क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यूरो मनी मार्केट के लिए एक संदर्भ दर होती है जो यूरियर बोर हैं। कौन सी है? यूरो मनी मार्केट के लिए एक संदर्भ दर होती है जो यूरोबोर मार्केट के लिए एक संदर्भ दर कहलाती हैं। यूरो मनी मार्केट के लिए संदर्भ दर यूरियर बोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, IT मेगा प्रोजेक्ट के मामले में भारत में नियोजित लोगों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। IT मेगा प्रोजेक्ट के मामले में भारत में नियोजित लोगों की न्यूनतम संख्या है वो 1000 हैं। कितनी है? 1000 संख्या है जो न्यूनतम लोगों की संख्या है जो IT मेगा प्रोजेक्ट के मामले में भारत में नियोजित संख्या है। कितनी है? 1000 हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नई औद्योगिक नीति 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधा के किस अनुपात तक की अनुमति थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नई औद्योगिक नीति 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधा के लिए 51% अनुपात तक की अनुमति थी। कितने परसेंटेज? 51% अनुपात तक की अनुमति थी। किसको?
नई औद्योगिक नीति 91 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधा के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र में CRAR कैरियर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। CRAR है वो कैपिटल टू रिस्क असिस्टेड रेशियो हैं। किसमें? व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र में। आपको बताते पूंजी पर्याप्तता अनुपात कार को पूंजी CAR को पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात CRAR के रूप में भी जाना जाता है। यह बैंक की पूंजी के जोखिम के अनुपात का अनुपात होता है। CRAR अर्थात कैपिटल टू रिस्क असेस्ड रेशियो होता है, जो व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में होता है, जिसका अर्थ होता है बैंक की पूंजी के जोखिम के अनुपात का अनुपात होता है। कौन सा? CRAR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके इसका आंसर आप हमें जरूर बताएगा दोस्तों। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, पुणे, वाराणसी या भोपाल? तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? A, B, C या D? वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इंडिया जीके से संबंधित अपनी तैयारी को बरकरार रखने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहेगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वंदे मातरम।